बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुल के बोल के साथ मैं हूं एतजाज नकी। आज के प्रोग्राम में हम जिक्र करेंगे कि बानी पीटीआई ने अडियाला जेल में सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए इस चीज का इजहार किया कि पार्टी को मुश्किल वक्त में छोड़कर जाने वाले चार्लीस की वापसी नामुमकिन है। इस सूरत हाल के हवाले से आगाह करेंगे। ये इंदिया जो उन्होंने दिया है किसकी जानिब यह इशारा है, इस पर खासी चेबगोइयां हो रही हैं। इसके साथ साथ हम बात करेंगे कि आज जबरी गुमशुदगियों का आलमी दिन मनाया गया है और इस जिमन में पाकिस्तान की क्या सूरत हाल है और हम कहां खड़े हैं। इसके साथ साथ हम जिक्र करेंगे कि इराक में बगदाद एयरपोर्ट पर ज़ायलीन मुश्किलात का शिकार हैं। गुज़िश्ता 30 घंटों से वो मुश्किलात का शिकार हैं और अभी तक उनके हवाले से पाकिस्तानी मिशन की जानिब से कोई इक़दाम नहीं किए गए। पाकिस्तानी हुकूमत की जानिब से भी कोई बात सामने नहीं आ सकी है। गुफ्तगू करने के लिए पैनलिस्ट में हमारे साथ मौजूद हैं मसूद रजा, सलमान अनीस, बिशारत राजा और आजम चौधरी। तमाम पैनलिस्ट को मैं शो में वेलकम करूंगा और सबसे पहले मैं मसूद रजा आपसे जानना चाहूंगा, आज बानी पीटीआई ने जो गुफ्तगू की है, क्योंकि मौजूदा सूरत हाल के तनाजुर में जो पार्टी के अंदर सूरत हाल हमें दिखाई दे रही थी, पीटीआई के अंदर जो क़यादत के दरमियान एक तकसीम है, उस पर वो गुफ्तगू से कतराते रहे हैं। लेकिन आज उन्होंने एक खुलकर ये जरूर कमेंट कर दिया कि जिन लोगों ने अच्छे वक्त में एंजॉय किया, जो चार्लीज रहे और जो मुश्किल वक्त में छोड़ गए, वो सब उनके इल्म में है और उनकी वापसी तकरीबन नामुमकिन है, सवाए उन लोगों के जो जिन पर मुश्किलात रही। तो किस जानिब आप समझते हैं ये इशारा है? उन्हीं लोगों की तरफ इशारा है जो मुश्किल वक्त में छोड़ गए, और वो तमाम लोग जो तहरीक इंसाफ में अच्छे वक्त में आए, उन्होंने हुकूमत की वजारती संभाली, कायमा कमेटियों में रहे, सेनेट में गए और बड़ी मरात उन्होंने ली, बड़ा नाम उन्होंने कमाया, और फिर उसके बाद जब मुश्किल वक्त आया तो वो पार्टी को छोड़कर चले गए। कोई भी वजह रही हो, कोई भी उज़र रहा हो, ऐसे भी बहुत लोग हैं ना जिन्होंने बड़ी सऊबतें बर्दाश्त की हैं। तो ये तो मेरे ख्याल में पहले से तयशुदा बात है कि जो मुश्किल वक्त में साथ नहीं थे वो बाद में भी इमरान खान के साथ नहीं होंगे, क्योंकि इमरान खान खुद जेल के अंदर मौजूद हैं और उन तमाम लोगों को हम जानते हैं। ये पार्टी के अंदर ये मैसेज आना बहुत जरूरी था, क्योंकि वहां एक बेचैनी थी। वो लोग जो इस वक्त स्ट्रगल कर रहे हैं, वो लोग जो इस वक्त जिन्होंने मारे खाई हैं, जिनके लोग उठाए गए हैं, जिनके कारोबार तबाह बर्बाद हो चुकी, एक पूरी एक फहरिस्त है, तवील फहरिस्त है जिसमें लोगों के कारोबार तबाह हो गए, उनकी जिंदगियां बर्बाद हो गई। तो वो लोग अगर अब भी पार्टी के साथ खड़े हैं और अच्छे वक्त की उम्मीद है उनको, और अच्छे वक्त की उम्मीद के साथ उनको ये अगर धड़का लगता है कि वो लोग जो पहले आए थे पार्टी में पैराशूटर्स थे वो वापस आ जाएंगे, तो आज इमरान खान ने ये मैसेज क्लियर कट देकर एक अच्छा मैसेज दिया है पार्टी के अंदर, और इससे उनकी सियासत को, वो लोग जो स्ट्रगल कर रहे हैं उनको और तक़वियत मिलेगी। वो लोग भी खुल के सामने आएंगे जो शायद इसलिए कतरा रहे थे कि बुरे वक्त में हम क्यों आए, जब अच्छे वक्त में हम साथ नहीं होंगे या हम साथ नहीं थे, तो वो भी सामने आएंगे जिनको ये उम्मीद होगी कि आगे। जी, एक बड़ी तादाद जो छोड़ जाने वाले हैं, सबके पास एक ही रीजन है कि मुश्किल वक्त में उन पर सऊबतें आई, उनको धमकियां दी जा रही थी, उनको थ्रेट किया जा रहा था और उनके खानदान को थ्रेट्स मिल रहे थे, तो इसलिए हमने सऊबतें बर्दाश्त की और उसके बाद हमें पार्टी को मजबूरन छोड़ना पड़ा। तो ये इसमें अब नाम भी सामने आ रहे हैं, जैसे फवाद चौधरी साहब का नाम लिया जाता है, जैदी साहब का नाम लिया जाता है, इसी तरह दीगर बिलखुसूस जो वसीम अकरम प्लस रहे पंजाब में, उस्मान बुज़दार साहब, वो तो बिल्कुल ही मंजर से गायब हैं। तो क्या ये जो नाम गर्दिश कर रहे हैं यही चीदा चीदा लोग हैं? ये लोग हैं, मेरे ख्याल में असद उमर साहब उनके साथ मौजूद नहीं है। उनके साथ वो कहाँ गया, पंजाब जुनूबी सूबा महाज के सारे लोग नहीं है उनके साथ। वो जो जहांगीर तरीन साहब के जहाज में भर के आए थे वो लोग उनके साथ नहीं है। वो तो पहले भी पार्टी का हिस्सा नहीं थे, लेकिन अच्छे वक्त में साथ थे। उन्होंने पार्टी की रुकनियत इख्तियार की थी, पार्टी के ओहदे इख्तियार किए थे। वो सारे लोग नहीं है ना इस वक्त। तो जो नहीं है तो उनको आगे भी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल दुरुस्त फैसला है। अगर आप नाम जानना चाह रहे हैं तो नाम तो बहुत सारे हैं और आपके भी जहन में लोगों को सब पता है जी। तो बहुत सारे लोग हैं और बहुत अच्छा कुछ छोड़ जाने वालों को उन्होंने जस्टिफिकेशन भी दी कि अमजद याजी ने सऊबतें बर्दाश्त की हैं, वो वाकई उन्होंने फेस किया है, इस वजह से वो छोड़कर गए। इसी तरह गुज़िश्ता रोज एक और भी बात सामने आई थी कि जो रूपोश है वो खुद उनको वो कह रहे हैं कि वो अभी रूपोश रहे हैं सामने रहा। अच्छा, इस पर थोड़ा आगे भी बढ़ते हैं। मैं सलमान निसाब आपसे जानना चाहता हूं कि गुफ्तगू करते हुए एक जानिब तो पार्टी के हवाले से उन्होंने जिक्र किया, कितनी हद तक आप समझते हैं जो रूपोश हैं उनको खुद रूपोश अभी रखा जा रहा है कि कहीं उनको उठा ना लिया जाए, ये भी गुफ्तगू की गई थी। और दूसरी जानिब जो छोड़कर गए उनकी तकसीम की बात आप क्या
समझते हैं पीटीआई की कैसी हिकमत अमली है? और साथ उन्होंने कहा पाकिस्तान में जो मुआशी सूरत हाल है उस पर उन्होंने कहा पहले सुनते थे 50 साल में सबसे कम सरमायाकारी आई, अब तो 1 साल में तारीख की सबसे कम सरमायाकारी आई है। तो जाहिर है वो बाखबर भी हैं जेल में बैठकर और मुस्तरब भी हैं जो इस वक्त मुआशी सूरत हाल है मुल्क की। मुझे समझ में नहीं आता कि वो मुस्तरब क्यों है। आधे से ज्यादा तो ये इकोनॉमिक पॉलिसी जो है वो उन्हीं का लगाया हुआ शाखसाना है, उसी को सारी कौम भुगत रही है। तो अब उन्हें किस चीज का एतराब है? वो IMF को खत ना लिखते, ना पाकिस्तान के खिलाफ इंटरनेशनल लेवल्स के ऊपर लॉबी करते, ना कोशिश करते कि पाकिस्तान आइसोलेट रह जाए, तो शायद ये इकोनॉमिक कंडीशंस इतनी ज्यादा टफ ना होती। Regardless of that, government is trying its best to sort things out and let's see how it works out. दूसरी जो मुझे इस पूरी स्टेटमेंट के अंदर जो मज़ाक़ा खेज़ चीज लगी वो ये थी कि वो दूसरों की तरफ तो इल्जाम तराशी कर रहे हैं कि इस हुकूमत के पास तो इकोनॉमिक पॉलिसी ही नहीं है, इनके पास तो इकोनॉमिक रोड मैप ही नहीं है। तो आपके पास क्या है? आपके पास कौन सा इकोनॉमिक रोड मैप है या ऐसी कौन सी इकोनॉमिक माशी पॉलिसी है जिसका आपने इजहार किया है? वो पहले आपने वो ये असद उमर टाइप के लोगों को इकट्ठा किया हुआ था और उसके बाद एक लोगों को धोखा दिया हुआ था। पता लगा कि वो जो उनकी इकोनॉमिक पॉलिसी और जो उनका अपना विजन था वो 3 महीने नहीं था चल सकता। उसके बाद फिर वो जिस तरह लोग उन्हें बिसाखियां दे के गवर्नमेंट चलाते रहे वो हम सभी जानते हैं। आखिरी बट लास्ट बट नॉट द लीस्ट चीज, ये जिस चीज का भी आप जिक्र कर रहे थे कि पार्टी टूट फूट का शिकार है और जो वो पुरानी जो पार्टी के वर्कर्स हैं जिन्होंने मुसीबतें बर्दाश्त की हैं और उनको पहले कौन सा पार्टी के अंदर उन्होंने जगह दी थी? वो वसीम अकरम प्लस एक ढूंढ के ले आए थे, वो जिसका पिंकी पीरनी ने इस्तिखारा जो है वो बताया हुआ था कि ये बहुत परफॉर्म करेगा, तो वो कहते थे ये वसीम अकरम नहीं है, ये वसीम अकरम प्लस है। फिर वो दूसरी तरफ उन्होंने वो परवेज खटक को लॉन्च किया हुआ था जो वहां पे 10 साल गवर्नमेंट के अंदर रहा। वहां पे फिर महमूद खान वाज पार्ट 2 ऑफ परवेज खटक गवर्नमेंट। तो उसके अंदर उन्होंने क्या कर लिया, ये पार्टी पहले भी पैरा ट्रूपर्स की थी, अभी भी पैरा ट्रूपर्स की है। अब क्योंकि अजराए जरूरत मसलहत के तहत उन्हें वकीलों की और उनकी जरूरत है, तो अब इनकी पार्टी के हीरो हैं सलमान अकरम राजा, सलमान सफदर, शोएब शाहीन, अली बुखारी, इसलिए क्योंकि उन्होंने मुकदमे लड़ने हैं, इस वजह से क्योंकि वो उनकी लीगल बैटल में है। तो देखें पीटीआई के जो बानी हैं वो लोगों को टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल पहले भी करते थे, अभी भी कर रहे हैं। वर्कर के लिए इस पार्टी में ना पहले जगह थी, ना अब होगी, ना आगे मुस्तकबिल में निकलेगी, क्योंकि ये पैराट्रूपर्स की पार्टी है। ये ले दे की सियासत करना चाहते हैं। वो वहां से कोई आएगा इनको, पहले वो जहांगीर तरीन जहाज भर भर के लेके आता था, अब कोई और ATM ये ढूंढ लेंगे, गाड़ियां भर भर के लेके आएंगे, लेकिन इसके अंदर कंसिस्टेंसी नहीं होगी इनकी पॉलिसीज के अंदर। इसी वजह से इनकी आइडियोलॉजी के अंदर वो पुख्तगी नहीं है। एक दिन एक बयान देते हैं, अगले दिन दूसरा बयान देते हैं। इनके बयान की क्या ही बात करें और इनकी चॉइस की क्या ही बात करें। ये तो कहते थे कि मैं शेख रशीद के साथ हाथ मिलाना पसंद नहीं करूंगा, ये तो कहते थे कि महमूद अचकज़ई पाकिस्तान का गद्दार है, ये तो मौलाना फजलुर रहमान को डीजल डीजल कहते होते थे, तो थूक के चाटा उसके बाद उन सबको अपनी ये सूरत हाल है। ठीक है, अब वो तो जाहिर है सलमान साहब तो 4 और को ले आएंगे, तो ये बातें ना करें, ये आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बातें करते हुए अच्छे लगते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ज़ाहिर सियासी जमातें, बहुत सी सियासी जमातें दूसरे की मुखालिफ भी हैं, साथ भी आती हैं, एक सफ पे भी आती हैं। बहरहाल ये आपका एक कमेंट है, लेकिन मैं थोड़ा सा बिशारत रह साहब, ये जो आज हनीफ अब्बासी साहब ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे गुफ्तगू की है, उन्होंने कहा जी खान साहब के सेल का दौरा करें तो वहां आपको कोकेन मिलेगी, हेरोइन मिलेगी, लेकिन इस तरह के लफ्ज जो कि जो स्पीकर थे उनको ये अल्फाज हज़फ करवाना पड़े हैं। आप क्या समझते हैं, ये जो अडियाला जेल है या जो सेल है, क्या वो हुकूमत के कब्जे में नहीं है? हुकूमत उसको कंट्रोल नहीं करती? अगर वहां पे ये सब कुछ है तो ये किसकी कमजोरी है? नक्की साहब, हनीफ अब्बासी साहब, आपको याद होगा कि ये वही साहब हैं कि जिन पर एफिडेविट साबित हुई थी और इन्हें सजा भी सुनाई गई थी अदालत की तरफ से, और उम्र कैद, उसके बाद फिर नहल, सारा कुछ। अब्दुल कादिर पटेल साहब ने, आपको याद होगा कि जब वो उनका कोई खून का, इमरान खान का ब्लड का नमूना या पता नहीं लिया गया था या कोई पेशाब का, तो फिर अब्दुल कादिर पटेल साहब ने एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, बहुत बड़ी भारी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उन्होंने कहा कि इसके ब्लड से ये निकला, इसके ब्लड से फलां निकला, इसके पेशाब से फलां निकला। ये वो लोग हैं जो ये कहते थे कि इमरान खान जेल में एक दिन भी नहीं गुजारेगा क्योंकि वो नशा करता है। और ये वो लोग हैं जो कहते थे कि इमरान खान इक़्तिदार से बाहर निकलेगा तो दूसरे दिन ये लंदन या अमेरिका चला जाएगा क्योंकि ये नाज नखरू लाड से पला बड़ा है, ऐसे सख्तियां नहीं देखी हुई हैं। इमरान खान पिछले 1 साल 1 माह से जेल में है। और भाई मेरे, अगर आप अडियाला जेल जो है वो पंजाब में आपकी हुकूमत है, वो पंजाब के हदूद में है,
तो अगर आप एफेड्रिन और कोकेन का कह रहे हैं तो जाए ना वहां पर, वो आपके कंट्रोल में आती है ना, पता करें ना वहां पर। आप पता नहीं करते कि वहां हो नहीं रहा। ये असल में ये वो लोग हैं नकी साहब के जो इमरान खान ने हर मौके पर गलत साबित किया। अब ये सियासत में जिंदा रहने के लिए इमरान खान के कभी वो उसके कोकेन के साथ लटकते हैं, कभी उसके वो कहीं और जगह लटकते हैं। ये उनके से ये चाहते हैं कि हमारी सियासत इसी पर जिंदा रहे, और जब कुछ भी ना मिले ना इन्हें तो फिर वो बीच में से वो कहते हैं कि हाँ जी इमरान खान ने 9 मई किया था, फिर वो 9 मई के साथ लटक जाते हैं, फिर वो कभी तस्मू के साथ लटक जाते हैं। पर ये सियासत है और सियासत में ऐसा ही करते हैं क्योंकि इनकी बाकी सियासत बची कुछ भी नहीं। बस इमरान खान का नाम लेकर आज कल बस वही है, इमरान खान जी ने ये किया था, इमरान खान ने वो किया था। अभी सलमान हनीफ साहब फरमा रहे थे कि वो तजर्बाकार टीम के हवाले से बात रहे थे। इमरान खान ने यह दावा कभी नहीं किया कि हमारे पास माशी जो है वो तजर्बाकार टीम है। नून लीग पिछले 50 साल से इक़्तिदार में है, तो उनके पास इन्होंने दावा किया था, नवाज शरीफ साहब ने दावा किया था कि हमारे पास तजर्बाकार माशी टीम है जी, हमें जो है वो कोई कुछ करना नहीं पड़ेगा। फिर शहबाज शरीफ साहब ने कभी कहते हैं कि मैं कपड़े बेचकर आवाम को आटा लेकर दूंगा। उनके कपड़े तो वो नए नए कपड़े पहनते हैं, आवाम के कपड़े उतर गए। असल में तजर्बाकार तो वो है ना, इमरान खान ने तो 3-3.5 साल हुकूमत की है ना, उससे कभी दावा नहीं किया कि मेरे पास तो जाहिर है कि हवाले से उन्होंने ये दावा ही नहीं किया। अच्छा, फिर इसमें आजम चौधरी साहब ये मईशत के हवाले से बात की खान साहब ने, और साथ साथ उन्होंने कहा कि मुल्क में जो अमन अमान की सूरत हाल है, दहशत गर्दी भी मौजूदा हुकूमत से नहीं संभल रही, और सूरत हाल यह है कि बलूचिस्तान में जो हालात है उसका एहतजाज पंजाब में करवाया जा रहा है। फिर उन्होंने कहा कि सियासी जमातें यकजा होकर ही इन मामलात को, बिलखसूस बलूचिस्तान के मामले को हल कर सकती हैं, ना के इदारे। तो उनकी ये गुफ्तगू से आप क्या कर रहे हैं? एक जानिब तो जाहिर है वो ये कह रहे हैं कि हुकूमत जो है वो नाकाम है, ये फकत बयान है या वाकई ऐसी सूरत हाल है? अगर ऐसी सूरत हाल है कि वो समझते हैं कि सियासी जमातें यकजा होकर ये कर सकती हैं, तो फिर मुज़ाकरात का मामला जो है वो सियासी जमातों से क्यों कतराते हैं? वो ये क्यों कह रहे हैं कि वो एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया तकी साहब। देखिए, पाकिस्तान में इस वक्त जितने मसाइल खड़े हैं, मेरा ख्याल है कि हम तारीख के एक बदतरीन दौर से गुजर रहे हैं, चाहे वो हमारी मईशत के हवाले से हो, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर हो, चाहे वो बद इंतजामी हो। हमने इतने मुश्किल हालात पहले कभी नहीं देखे। और वो इमरान खान साहब ने जो मईशत की बात की है, मैं समझता हूं कि बिल्कुल दुरुस्त बात है। आप देखें कि इस वक्त हमें महंगाई जो है वो तारीख की बुलंदतरीन सतह पर है, और हमें IMF के प्रोग्राम में जाना है, और IMF के प्रोग्राम के लिए हम बाकी जो दोस्त ममालिक हैं उनकी मिन्नतें तरले कर रहे हैं, और अब हम कमर्शियल बैंकों के पास जा रहे हैं $2 बिलियन लेने के लिए, ताकि हम IMF को दिखा सके और पाकिस्तान मजीद कर्जा ले सके। अब ये मईशत को ठीक करना किसकी जिम्मेदारी है? ये हुकूमत की जिम्मेदारी है, और हुकूमत की जिम्मेदारी है लॉ एंड ऑर्डर को भी कंट्रोल करना। लेकिन इन दोनों कामों में अब इस हुकूमत का ये दूसरा दौर चल रहा है, जबकि तीसरा दरमियान में जो निगरान हुकूमत का दौर था, मैं समझता हूँ ये कंटिन्यूटी है। ये PDM 1, निगरान PDM 2 और अब ये PDM 3, ये कंटिन्यूटी चल रही है। लेकिन इन 3 अदवार के अंदर इश्यूज बढ़ते चले जा रहे हैं। कोई इशू ऐसा नहीं है जिसको रिजॉल्व किया जा सका हो, और वो दुरुस्त कह रहे हैं। लेकिन सियासतदान जब तक इकट्ठे नहीं मिलकर बैठेंगे, आप पाकिस्तान के कोर इश्यूज को ठीक नहीं कर सकते। आप पाकिस्तान में ना मईशत को ठीक कर पाएंगे और ना आप पाकिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल कर पाएंगे, क्योंकि उसके लिए आपको सियासी इस्तेहकाम की जरूरत है। अब आप कह रहे हैं कि इमरान खान कहते हैं कि मैं एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करूंगा। मैं समझता हूं कि इमरान खान जिस पर्सपेक्टिव में कह रहे हैं वो पर्सपेक्टिव उनका दुरुस्त है। जो हुकूमत जिसके पास फैसला साजी की कुव्वत ना हो, फैसला साजी का इख्तियार ही ना हो, जिसने फैसला करने के बाद या पहले वहां से इजाजत लेने के लिए जाना है, तो वो ठीक कहते हैं कि फिर मैं बात ही उनसे करता हूं जिनसे आप लोगों ने इजाजत लेनी है। अगर आप मुज़ाकरात कर भी लेते हैं, उसके बावजूद उस पर अमल दरामद नहीं हो सकता, तो क्या फायदा? दूसरी बात यह है कि ताली दोनों हाथों से बजती है, और हुकूमत भी मुझे इन मुज़ाकरात में कोई मुखलिस नजर नहीं आई। आप PDM 1 की हुकूमत उठा के देख लें, प्राइम मिनिस्टर साहब ने उस वक्त भी सियासी इस्तेहकाम के लिए एक उन्होंने APC अनाउंस की थी, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस। चंद दिनों बाद वो हवा हो गई, उसका कोई जिक्र ही नहीं हुआ। अब ये अज़्म इस्तेहकाम की जब बात आई है, प्राइम मिनिस्टर साहब ने फिर एक APC अनाउंस की थी, क्योंकि उसमें PTI ने शमूलियत की हामी भर ली। इमरान खान साहब ने बयान दे दिया कि उसमें PTI जाएगी,
और उसके बाद आज के दिन तक उस एपीसी का कोई जिक्र नहीं हुआ। लिहाजा हुकूमत को पता है कि अगर एपीसी के अंदर पीटीआई आ गई तो हुकूमत के पल्ले पहले ही कुछ नहीं है, और जो थोड़ा बहुत है वो पीटीआई वो भी कैश करवा के चली जाएगी, इसलिए हुकूमत मुज़ाकरा से कतरा रही है, की तरफ नहीं आ रही। अच्छा, ये बड़ी मिसाक़ मईशत की भी बात हुई थी मसूद, आपको याद होगा मिसाक़ मईशत का मामला भी था। ज़ाहिर है मिसाक़ मईशत में सबके पास कुछ ना कुछ पॉलिसीज, कोई ना कोई माशी विजन होगा तो वो सामने रखते और फिर एक मिसाक़ होता। लेकिन अब ये सूरत हाल है कि 300 रुपए की कटौती की गई है। आज जो फैसला सामने आया उसमें 300 अरब की जो कटौती की गई उसमें स्पार्को, आला तालीम, नहरें, प्लानिंग के हवाले से ये सारी कटौतियां चले, वो उसमें पार्लियामेंटेरियंस के फंड्स में भी कमी की गई है किसी हद तक। दूसरी जानिब हम देखते हैं कि पुलों की तामीर के हवाले से, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के हवाले से जो फंड्स में इजाफा किया गया है। तो ये जिस किस्म की पॉलिसी आई, आप समझते हैं ये बैलेंस है और क्या इससे कोई माली बहरान नहीं आएगा? देखिए, अगर बैलेंस होती तो हम और पूरी दुनिया क्यों ये चीख रही होती कि पाकिस्तान की पॉलिसीज दुरुस्त नहीं है। आप एक तरफ बिजली पे सब्सिडी 45 अरब रुपए की दे देते हैं, दूसरी तरफ आपको सारी दुनिया कह रही है कि ये सब्सिडीज बंद करें। इन सब्सिडीज ने ही आपकी मईशत को अंधे कुएं में धकेल दिया है, लेकिन आप इससे बाज नहीं आ रहे। आपने जो कटौतियां की आप दुरुस्त कह रहे हैं। देखिए, सबसे ज्यादा जो करप्शन होती है हुकूमत के फंड्स में, वो यही डेवलपमेंट फंड्स होते हैं। जब ये डेवलपमेंट फंड्स हमारे बढ़ते हैं तो हमें डर लगता है, क्योंकि हमें इन पे एतमाद नहीं है। पहले भी करप्शन करते रहे और अब भी। आपको याद होगा कि पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान जो इख्तिलाफ बढ़ रहा था, तो इसी बात पे बढ़ रहा था कि डेवलपमेंट फंड्स बढ़ाएं। डेवलपमेंट फंड क्यों बढ़ाने थे? क्योंकि उसमें करप्शन होती है, सारी दुनिया जानती है। तो ये गेमिक्स हैं, इनसे कोई बड़ी तब्दीली नहीं आनी। तब्दीली आनी है जब आपकी एफडीआई आएगी। एफडीआई नहीं आ रही। तब्दीली उस वक्त आएगी जब लोग सरमायाकारी लाएंगे, बजाय इसके कि अब लोग लेके जा रहे हैं। हजारों कंपनियां पाकिस्तान से बाहर दुबई और गल्फ के दीगर ममालिक में शिफ्ट हो गई हैं। तो इस तरह से तो मईशत का पहिया नहीं चलेगा। और फिर एक ऐसी हुकूमत, जैसे अभी एजाज साहब फरमा रहे थे कि उनके फैसला साजी के अख्तियार नहीं, मैं इससे भी आगे की बात करता हूं कि इलेक्शन हमारे सामने है। हम जानते हैं क्या नवाज शरीफ साहब जीते थे अपनी सीट पर? क्या पंजाब में नून लीग को वाकई ये सीट्स अवाम ने दी हैं? मैं कराची में बैठा हूं, मैं बड़े वसूख से ये बात कह सकता हूं कि एमक्यूएम को जो 21 सीटें मिली हैं वो एमक्यूएम की सीटें नहीं थी। हम ग्राउंड पे मौजूद थे, हम जानते हैं, हम देख रहे थे। तो ये तमाम पार्टियां जिनके पास अवामी कुव्वत मौजूद नहीं है, तो ये एक डमी हुकूमत है। इनसे क्या बात हो सकती है और इनसे क्या पॉलिसीज बन सकती है? ये मुश्किल वक्त है। मुश्किल बजट देना था, मुश्किल फैसले करने थे, और ये मुश्किल फैसले उसी वक्त होते हैं जब अवाम की ताईद आपके पास हो, अवाम एतमाद करे, अवाम बर्दाश्त करने के लिए तैयार हो। जब अवाम ने आपको मुंतखब ही नहीं किया तो आप मुश्किल फैसले कैसे कर सकते हैं? ये गिमिक्स हैं, ये गिमिक्स के जरिए ही वक्त गुजारना चाह रही है। ये वक्त गुजारी की पॉलिसीज है इस वक्त, डंग टपाओ पॉलिसीज है, वही सूरत हाल का हमें सामना है। इसके साथ साथ हम बात करेंगे कि आज जबरी गुमशुदगियों का आलमी दिन था और पाकिस्तान किस सतह पे खड़ा है, किस सूरत हाल पे खड़ा है, इस मामले को लेकर एक ब्रेक के बाद साथ रहिएगा। वेलकम बैक। जरा आगे बढ़ते हैं। आज जबरी गुमशुदगियों का आलमी दिन था। पाकिस्तान का स्टेटस इस सूरत हाल में क्या है, मैं सरबानी साहब आपसे जानना चाहूंगा। वैसे तो मईशत में भी इंडेक्स में हम कहां खड़े हैं, या आपके इल्म में है बहुत नीचे हैं। इसी तरह हम अदलिया के हवाले से जो फैसले हैं या अपनी जो इस्लाहात की बात करें अदलिया में, तो उसमें भी कोई सूरत हाल बेहतर नहीं है। इसी तरह सिक्योरिटी की सूरत हाल भी कुछ नहीं है। आलमी इंडेक्स में हम कहां खड़े हैं। ये जो जबरी गुमशुदगियां या लापता अफराद का मामला है, इसमें आप क्या समझते हैं, हम कहां खड़े हैं? हम वहीं खड़े हैं जहां बाकी सारी चीजों में खड़े हैं, सबसे पीछे। जाहिर है जब आपका, मेरे ख्याल में तो इसमें सबसे ऊपर खड़े हैं। आप ऊपर कह लें या पीछे कह लें, वी आर एट द लास्ट ऑफ दिस लिस्ट। और उसकी वजह यही है अगेन कि जहां पे इतनी लाकानूनियत होगी, जहां पे कानून की पासदारी कोई भी नहीं करेगा, चाहे वो आपके पॉलिटिकल सर्कल्स हों या आपकी अपनी सिविल सोसाइटी हो, हर कोई कानून को अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करना चाहता है, उसकी पासदारी कोई नहीं करना चाहता। तो ये मामला जो है वो बहुत कॉमन है। Because being a third world country and then the kind of law agencies that we have, ये problems तो surface रहेंगे। हमारे यहाँ ये मसला और ज़्यादा जो है वो deep rooted है। उसकी वजह ज़ाहिर है इस मुल्क की सालमियत और security है। Infiltration बहुत ज़्यादा है। आप अपने borders देखें, चारों तरफ से खुले हुए हैं, लोग आते हैं
उनके अंदर जो है वो उनके जो एजेंडाज हैं उनको बाय किया जाता है। आपने अभी गुज़िश्ता दिनों के अंदर देखा होगा बलूचिस्तान के अंदर जिस तरह बलोच लिबरेशन आर्मी एक्टिवेट हुई है, सारा का सारा इरादा यही है कि पाकिस्तान को सबोटाज किया जाए। अगले साल आपका क्रिकेट का टूर्नामेंट हो रहा है और बहुत बड़े बड़े इवेंट्स हैं, तो जाहिर है इन सारी चीज़ों को सबोटाज करने के लिए जो इंटरनेशनल आपके दुश्मन हैं वो फिर एक्टिवेट होते हैं, और जो आपकी सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उनके पास बहुत ज्यादा ऑप्शंस होते नहीं हैं इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, तो वो फिर अपना जो दकियानूसी तरीका है उसको अपनाते हैं और इस किस्म के मामलात होते हैं। ये तो हमारे मुल्क का एक मामला है। अगर आप इंटरनेशनल सतह के ऊपर देखें तो भी मामलात बहुत ज्यादा खराब है, और यहाँ पे हमें सबको सबसे पहले जिक्र करना चाहिए जो कश्मीर के अंदर मजालिम हो रहे हैं और जो भारत की तरफ से फोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस हैं उनके ऊपर भी तवज्जो दी जानी चाहिए। देखें, हक की आवाज को दबाने के लिए ये हरकत की जाती है, और आज का दिन जो है वो इसीलिए कमेमोरेट किया जाता है ताकि तमाम सर्कल्स के अंदर जो इंटरनेशनल ग्लोबली वो लोग जो डिसअपीयर हुए हैं हक की आवाज को ऊंचा करने के लिए या XY जी रीजंस की वजह से, उनको खास तौर के ऊपर जो है वो प्रोजेक्ट किया जाए और हाईलाइट किया जाए। तो मल्टीपल इश्यूज हैं, मल्टीपल प्रॉब्लम्स हैं। आप एक चीज को कंप्लीटली सही भी नहीं कह सकते, गलत भी नहीं कह सकते। इसके अंदर जो कानूनी सुकम है वो भी बहुत ज्यादा है। जाहिर है जब आपने मुजरमों को, दहशत गर्दों को कैफरे किरदार तक पहुंचाना होता है या उनको इंसाफ के कटहरे में लाके खड़ा करना होता है, तो उसके लिए आपको ठोस शवाहिद की जरूरत होती है जो हर वक्त मौजूद नहीं होते। तो ये जो तरीका अपनाया गया है इसकी वजह से काफी ज्यादा खलफशार है, इसकी वजह से काफी ज्यादा जो है वो शोर है, और बिल्कुल ठीक है जो इंसानी हकूक हैं उनकी पामाली नहीं होनी चाहिए जो आपके आइन में बुनियादी इंसानी हकूक की पामाली ना हो। अच्छा, कानूनी सकम की बात की आपने सलमान, मैं बिशार साहब आपसे जानना चाहूंगा कि पाकिस्तान में मसला कानूनी सुकम का इस मामले को लेकर हम देखते हैं कि आए रोज अदालतों में मुकदमात की एक भरमार है लापता अफराद की लेकर, और दूसरी जानब जबरी गुमशुदगियां जैसे उन्होंने जिक्र किया, कश्मीर का भी जिक्र करना चाहिए। क्या कानूनी सुकम है? हम देखते हैं ये हमारी हुकूमतें जब अपोजिशन में हो तो बहुत इस पे एहतजाज भी करती हैं, शोर भी बचाते हैं कि अपने लोग भी गुमशुदा होते हैं, लेकिन जब ये हुकूमत में आते हैं तो फिर इस पे बात भी करना गवारा नहीं करते। क्या हमारे पास कोई मैकेनिज्म मौजूद नहीं है इसका? नकीब साहब, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक केस जो है वो लापता अफराद के हवाले से मुद्दत से पड़ा हुआ है। अभी रिसेंटली को 2-3 माह पहले, उसकी 4 माह पहले उसकी समाअत हुई तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उसकी समाअत कर रहे थे। आमना मसूद जंजुआ उनके सामने पेश हुई तो रोस्टरों पर जाकर उसने कहा, उससे उस खातून से पूछा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कि ये बताएं जी कि आपके खामद कब से लापता है। उन्होंने कहा जी कि मेरे खामद 2004-5 से लापता है। अच्छा, चीफ जस्टिस साहब ने ये पूछा जी ये बताएं कि इसका जवाब हम किससे लें, किसको पता होगा। आमना मसूद जंजुआ ने इशारा किया मौजूदा जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, तो उस वक्त चीफ जस्टिस ने कहा नहीं उन्हें नहीं पता होगा, उस वक्त वो कैप्टन या मेजर के रैंक पर हुए होंगे, उन्हें क्या पता है इन मामलात का। और ये आखिरी समाअत हो रही थी जो मखसूस नशिस्तों के हवाले से, तो उसमें जस्टिस अतरमुल्लाह ने यह कहा था कि मैं समझता हूं कि इस मुल्क का सबसे बड़ा जो अलमिया है ना, आज भी पटिशन यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में पड़ी हुई है, और वो अलमिया ये है कि ये जो लापता अफराद है और जबरी गुमशुदगियों के हवाले से ये बुनियादी इंसानी हकूक का मसला है। ये उन्होंने चीफ जस्टिस अतरमुल्लाह ने कहा था ये बुनियादी इंसानी हकूक का मसला है, लेकिन जो सबसे बड़ा अलमिया ये है कि हम इसको सियासत से जोड़ देते हैं। ये मसूद रजा साहब को याद होगा, जो हुक्मरान वक्त होता है वो इन चीज़ों का जिम्मेदार होता है। मसूद रजा साहब आपको याद होगा और आजम चौधरी साहब को भी कि शहबाज शरीफ साहब एक दफ़ा बलोचिस्तान कोयटा गए थे, तो सरदार अख्तर मैंगल साहब वहाँ उन्होंने जब जबरी गुमशुदगियों के हवाले से सवाल उठाया तो शहबाज शरीफ साहब ने वहाँ खड़े होकर तकरीर की और कहा कि जी मैं बाख्तियार लोगों से बात करूंगा जबरी गुमशुदगियों के हवाले से। ओ भाई, आपके पास अख्तियार नहीं है तो आपने कलावा क्यों मारा हुआ है? मतलब इसको क्यों लपेटे में लिया हुआ है आपने? आपके पास अख्तियार नहीं है तो जिसके पास अख्तियार है मतलब वो सामने आए ना, वो काम करे ना। आप एक तरफ कहते हैं ये मुदस्सर नारो का मामला था, शहबाज शरीफ साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश होते हैं, वहां जाकर दावे करते हैं, बड़े बड़े लंबे दावे करते हैं जी जबरी गुमशुदगियां नहीं होंगी जी, आइंदा जो है वो ख्याल रखा जाएगा जी, लेकिन उसके बाद वही चाल सो चाल। ये पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा मसला है, सियासी मसला। इसको सलमान हनी साहब ने एक जिक्र किया यहाँ पर जिक्र किया उन्होंने कि मुल्की सलमियत और पता नहीं फला। और भाई मुल्की सलमियत क्या इन लोगों से, वो उन्हें इतनी कमजोर है मुल्की सलमियत के इन लोगों से डर गई और रियासत ने उन्हें उठाना शुरू कर दिया लोगों को। भाई ये ऐसे नहीं होता।
हमेशा जो है वो मज़ाकरात के मामलात हल किए जाते हैं। बलूचिस्तान का जो मसला है, मुझे ये बताएं कि बलूचिस्तान में सबसे पहले जो फौज कशी की कब की गई थी? 49 में की गई थी ना, उसके बाद अयूब ने की है, उसके बाद भुट्टो ने की, तो क्या मिला फिर आपको? कुछ नहीं मिला। जब तक आप मज़ाकरात की मेज पर इन लोगों के साथ मामलात हल नहीं करेंगे, उस वक्त तक ये मामलात हल नहीं होंगे और रियासत इस तरह के इन लोगों को उठाएगी। ये पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा, और हमारी अदलिया, हमारी अदालतें कहती हैं जी कि अभी देखे अजहर मशवानी के जो भाई उठाए हुए हैं यहाँ पर, दो भाई रियासत के सामने हाई कोर्ट में जब उनका मामला जाता है तो बताया जाता है उनको घर से उठाया गया। रियासत आज अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान ने तस्लीम किया जी कि हम रियासत एजेंसी कहती है हमारे पास वो बंदे ही नहीं है, और फिर उन्हें जमीन खा गई, आसमान खा गया, कहाँ गए वो बंदे? अच्छा, ये बड़ा अहम सवाल है जो आपने भी उठाया है आजम चौधरी साहब। इस वक्त कमोबेश जो फिगर है वो है कि 10,000 कमोबेश अफराद जो हैं वो लापता हैं, और इसमें ज़ाहिर कानूनी हुक्म है, किसके पास है किसके पास नहीं है। जब इदारों से बात की जाती है, हुकूमत से बात की जाती है, तो वो उनमें से अक्सर अफराद के हवाले से उनका ये कहना है, कोर्ट में आकर कहना है कि वो लोग हमारे पास मौजूद नहीं है। तो ज़ाहिर है ये बुनियादी हुकूक का अगर मामला है, तो अदलिया का जिक्र कर रहे थे बिशारत राजा साहब, क्या चीफ जस्टिस को इस पे इसको नोटिस नहीं लेना चाहिए? जी, मैं सबसे पहले तो बिशारत राजा साहब ने अभी एक जिक्र किया था अख्तर मैंगल साहब का, मैं उस बात को थोड़ा आगे बढ़ाऊंगा। आपको याद है कि अदम एतमाद की जब तहरीक लाई गई तो अख्तर मैंगल साहब इस कंडीशन के ऊपर उन्होंने साथ दिया था पीडीएम का कि जो लापता अफराद हैं उनके हवाले हुकूमत कोई ना कोई उस पर एक्शन लेगी और उन लोगों को बाजियाब कराने के लिए कोशिश करेगी। लेकिन उस पूरे दौर में वो पीडीएम का हिस्सा भी रहे, लेकिन हुकूमत की जानिब से इस किस्म की कोई कोशिश ना की गई, जिसकी वजह से आज आपको दोबारा वो नाराज नजर आते हैं। दूसरी बात यह है कि ये बल्कि वो पीडीएम के दौर में भी नाराज थे, उनके उस वक्त भी बयान आते थे। जी, ये एक बहुत बड़ा फिगर है और बड़ा अलार्मिंग है। देखिए, रियासत का जो आइन है और कानून है वो इस चीज की कतई तौर पर इजाजत नहीं देता कि आप किसी बंदे को इस तरह डिसअपियर कर दें। अगर उसके ऊपर कोई जुर्म है, उसने कोई काबिल ताजीर जुर्म किया है, तो आप उसको अदालत में पेश करें, और जो उसके जुर्म है अगर उसने उसमें मुलव्वस पाया गया है तो आप अपनी तहकीकात तफ्तीश के अंदर जो प्रोसिक्यूशन है वो अपना चलान इतना मजबूत बनाए कि वो सजा के बगैर छूट ना सके। लेकिन यहां पर मकसद ये नहीं है कि ना उसको सजा दिलाना ना उसको प्रोसिक्यूट करना, बल्कि खौफ और हरास फैलाना। आज हम बलूचिस्तान के जिन हालात से गुजर रहे हैं, मैं समझता हूं कि उसमें सबसे बड़ा एक जो उसका आंसर है, उसका एक एलिमेंट है, वो ये ये वाला है कि जो लोगों को लापता किया गया। आज वो एक पूरा आप देखें कि एक गुबार इतना भर चुका है। पहले कुछ लोग वहां पे वो मुखालफत किया करते थे हमतों की या अदारों की, आज वहां पे आपको ग्रास रूट लेवल तक आपको नफरत दिखाई दे रही है। हमें इस नफरत को कम करना चाहिए था, ना कि बढ़ाना चाहिए था। अगर वो मारंग बलोच इस्लामाबाद आई थी तो हमें अच्छे तरीके से ट्रीट करके उससे बात करनी चाहिए थी। अगर उनके बाकी लोग उनके सियासतदान ये इशू उठा रहे हैं तो हमें उनकी बात सुननी चाहिए। अब जो दहशतगर्द हैं उनके साथ अब बंदूक के साथ सख्ती के साथ निपटे, इसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन जो दहशतगर्द नहीं है, जो जायज बात कर रहे हैं, उनकी बात सुनी जाए। अब देखिए कि इन लापता अफराद को देखते हुए आप पंजाब के अंदर पुलिस ने लोगों को लापता करना शुरू कर दिया है। आप देखें कि यहाँ पे जब पीटीआई के दौर के अंदर पीटीआई के खिलाफ एक क्रैकडाउन शुरू किया गया, उसमें पुलिस ने बेतहाशा लोगों को लापता किया और बड़ी बड़ी देर लापता रखा। इससे बढ़ावा मिलता है बाकी अदारों को भी, और वो भी इस किस्म की हरकतें करते हैं गैर कानूनी, और जिससे रियासत कमजोर होती है, आपका जो जमहूरियत है वो कमजोर होती है। अब आ जाते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का तो सबसे पहला फर्ज ये बनता है, हुकूमत का भी और सुप्रीम कोर्ट का भी, अगर किसी अदारे ने किसी को लापता किया है तो उसमें फौरी तौर पर हुकूमत अपना किरदार अदा करे और सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जो है वो उस पर सो मोटो एक्शन ले और फौरी तौर पर उस बंदे की बाजियाबी के लिए इकदाम करें। लेकिन यहाँ पे अलमिया ये जो अभी जिक्र कर रहे थे राजा साहब कि दो भाई मशवानी के वो जो गिरफ्तार है, उसमें ना कोई अदालत तस्लीम कर रहा है और ना कोई इसकी जिम्मेदारी लेने को तैयार है। हुकूमत के तमाम अदारों ने वहां पे आके बयान दिया है तो उनके पास वो है ही नहीं। क्या उन्हें आसमान निकल गया, जमीन खा गई? अब इसी तरह इमरान रियाज का भी आपको याद होगा कितनी देर तक उसको लापता रखा गया और अल्टीमेटली वो बरामद हुआ। ये चीजें जो है बंद करनी पड़ेगी अगर हमने आगे बढ़ना है। लेकिन इसमें थोड़ा आगे बढ़े, जाहिर है लोगों को इस तरह नाराज करके आज पाकिस्तान की शोरश खत्म की जा सकती है अगर जो नाराज लोग हैं उनकी बात सुन ली जाए और उसको एड्रेस कर लिया जाए।
ठीक है, नाराज लोगों को और दहशतगर्दों को हमें अलग करना होगा, जैसे हमारे वजीर दाखिला भी बात कर रहे हैं। मसूद, आप के नजदीक ये अभी अजहर मिशबानी का जिक्र कर रहे हैं, उनके 2 भाई लापता हैं और कमोबेश 82 दिन गुजर चुके हैं। आज अटॉर्नी जनरल ने कहा कि जनाब हमारे पास नहीं है, इदारों से पूछा, उन्होंने कहा है कि हमारे पास नहीं है, तो ये किसी यानी हुकूमती इदारे के पास तो ये लोग मौजूद नहीं है। तो क्या अगर इस तरह की सूरत हाल हो तो हुकूमत लाताल्लुक तो नहीं रह सकती? आप क्या समझते हैं, क्या हल है? मैं चौधरी साहब और राय साहब की बात को ही आगे बढ़ाऊंगा। एक तो जिस दुनिया में हम रह रहे हैं ना, ये बड़ी बेहया दुनिया है। यहाँ इस वक्त एक जेनोसाइड हो रही है, सबके सामने हो रही है। वो लापता होने से ज्यादा एक बड़ी चीज है, खून खराबा हो रहा है, बच्चों को मारा जा रहा है, जो इसराइल कर रहा है फलस्तीन में, और दुनिया तमाशा देख रही है, मुअज़्ज़िज़ दुनिया तमाशा देख रही है। जो कुछ कश्मीर में हो रहा है, जो कुछ बांग्लादेश में होता रहा पिछले दिनों, जो चीन में क्या कुछ होता रहा, अमेरिका गवांतानामो बे में क्या कुछ करता रहा, अफगानिस्तान में क्या कुछ होता रहा, ये सब कुछ हमने देखा। ये बड़ी बेहयाई की बात है। और फिर बात की जाती है कि जी फला मुल्क जो है ऐसा करता है, फला मुल्क ऐसा करता है। पाकिस्तान को सोचना चाहिए, हमारे मुल्क को सोचना चाहिए कि हमें अपने लोगों को खाना देना है, सेहत देनी है, तालीम देनी है, तो उसके लिए कुछ ज़ाब्ते होने चाहिए, मुल्क में एतमाद होना चाहिए। हमारे यहाँ लापता होने वाले लोगों की जो फहरिस्त है वो कई फहरिस्तें हैं, उसमें वो लोग भी हैं। मैं बलूचिस्तान में मैंने काम किया है, देखा है, उन इलाकों में गया हूं जहां पर पाकिस्तान का नाम भी नहीं लिया जाता, जहां पर पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो बाकायदा स्कूलों में तालीम दी जाती है बच्चों को। मैंने उन इलाकों को भी जाकर देखा है। तो और वो एक तवील अरसे से ये सब कुछ हो रहा है। तो इन सब चीजों का हल निकालना है तो इसका हल बंदूक नहीं हो सकता। अगर बंदूक से हल निकालेंगे तो बंदूक से हल आज तक तो निकला नहीं है। तो अब हमें कुछ और सोचना होगा। सियासी गुमशुदगियां जो है उनकी बात हो रही है, मशवानी साहब, उनके भाइयों की, उनका जिक्र हो रहा है, इमरान रियाज का जिक्र हुआ, दसियों ऐसे लोग हैं लापता हो जाती हैं और फिर इदारे यही कहते हैं कि हमारे पास नहीं है, लेकिन फिर वो बाहर आ जाती हैं और फिर वो खामोश भी रहते हैं। फिर बाद में कहीं जाके पता चलता है कि वो कहाँ थे, किसके पास थे, अगर उनको मौका मिलता है तो हमें सोचना चाहिए कि हमें अपना चेहरा क्या बनाना है, हमें दुनिया को क्या दिखाना है, क्या हमें दुनिया को अपनी तरफ राग़िब करना है, या हमें इसी तरह से अपने ही लोगों पर टैक्स लगाकर उनकी जिंदगियां अजीरन बनाकर एक खास तबके को मराद देकर और मुल्क को इसी तरह से चलाने की कोशिश करनी है। हम 2 लाख तो हो चुके 71 में, अब आगे और क्या करना चाहते हैं? अगर हमें आगे बढ़ना है तो फिर लॉ ऑफ द लैंड जो है उसको इम्प्लीमेंट करना होगा, सबको अपनी हुदूद में रहना होगा। ये वो हल है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, लॉ ऑफ द लैंड। आइन हमारे पास मौजूद, तो इंप्लीमेंट किया जाए, निफाज का बुनियादी तौर पर यह मामला है। इसके बाद नाज़रीन हम जिक्र करते हैं कि बगदाद एयरपोर्ट पर पाकिस्तानी ज़ायरीन जो है वो गुज़िश्ता 30 घंटों से जिन मुश्किलात का शिकार है और हमारे जो हुक्मरान हैं उनके कानों पर अभी तक जूं तक नहीं रहेगी। इस पर बात करें ब्रेक के बाद, साथ रहिएगा। वेलकम बैक। जिक्र करेंगे कि इराक के बगदाद एयरपोर्ट पर पाकिस्तानी ज़ायरीन जिन मुश्किलात का शिकार हैं उसकी क्या वजूहात हैं और क्या वजह है कि अभी तक उनको रिस्पॉन्ड नहीं किया गया। मैं सरवानी साहब आपसे जानना चाहूंगा बगदाद एयरपोर्ट की सूरत हाल आपके सामने है, वहां पे 30 घंटे हो गए और वो जो ज़ायरीन है वो वीडियो पैगामात भेज रहे हैं और वो कह रहे हैं कि उनके पासपोर्ट भी लिए गए तो वो अभी तक वापस नहीं हुए। पाकिस्तानी मिशन वहां पर डिप्यूट किया गया है, हमारे जो सफीर हैं उनसे जो राब्ता नंबर दिया गया वो उस पर कॉल करके थक गए, राब्ता नहीं हो रहा। इवन केबीएन न्यूज ने अपने बुलेटिन में लेने के लिए कॉल की तो उनका नंबर जो है मुसलसल बंद दिखाई दे रहा है। तो क्या वजह है कि हम हर जगह पे यही सूरत हाल होगी हमारी? पूरी दुनिया से वहां ज़ायरीन आते हैं, बाइज्जत आते हैं, बाइज्जत चले जाते हैं, हम क्यों इस सूरत हाल का शिकार होते हैं? टफ चीजें इसमें, एक चीज जो है ना, थोड़ा सा बैकग्राउंड जो है ना वो जरूर देख लीजिएगा शाहजी। वो ये है कि अरबाइन आप जानते हैं एक बहुत बड़ा पिलग्रिमेज होता है, पूरी दुनिया से लोग इसके अंदर आते हैं। इस साल गालिबन 21 मिलियन लोग, 2 करोड़ 10 लाख के करीब जो लोग हैं वो अरबाइन के इस जो है ना पिलग्रिमेज के ऊपर मौजूद थे। बहुत ज्यादा इंतजामी मामलात होते हैं जिनको देखना होता है। तो इतने बड़े कांग्रीगेशन के अंदर चीजें ऊपर नीचे हो जाएं तो उसमें नंबर 1 तो वहां की जो लोकल गवर्नमेंट है उसको आपने देखना है कि उन्होंने इंतजामात किस तरह जो है वो किए हैं। दूसरा, आप ये जो पासपोर्ट लेने की बात करें, ये उनका स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है। वो तमाम लोगों से पासपोर्ट्स लेते हैं। अगर आप हज के ऊपर भी जाएं तो वो आपको रिस्ट बैंड पहना देते हैं और उसके बाद फिर आप उससे जो ट्रैकिंग है और मॉनिटरिंग है लोगों की वो की जा रही होती है। तो इंतजामी मामलात हैं इसमें। लेट्स नॉट जस्ट जंप ऑन टू कंक्लूजन्स। यकीनन वो लोग जो हैं वो बहुत तकलीफ में होंगे। जाहिर है 8 घंटे से 10 घंटे से वो एयरपोर्ट के ऊपर मौजूद हैं और उनकी जो है वो सुनवाई नहीं हो रही। जाहिर है जो हुक्काम है
वो अभी तक जो है वो मिसिंग है इन एक्शन। लेकिन एक बात जो तवज्जो तलब है वो ये कि पाकिस्तान के हुकाम जो हैं वो बिल्कुल नहीं सो रहे हैं। गालिबन जो आपके इंटीरियर मिनिस्टर हैं सैयद मोहसिन रजा नकवी साहब, वो उनके इल्म के अंदर ये सारा का सारा मामला है एंड ही इज इन टच विद द लोकल स्टाफ ओवर देयर। तो वी आर होपिंग। अच्छा, इसमें सलमान साहब बिल्कुल अब जैसे वो इन टच है, लेकिन 30 घंटे हो गए ज़ायरीन जो शिकायत कर रहे हैं और उनकी वहां के इंतजामी मामला से कोई शिकायत नहीं है। वहां तो लोग बड़ी मेहमान नक्की साहब ऐसी बात नहीं है जी। नक्की साहब सवाल यह है कि पाकिस्तान में आने वाले अपने जो उन्होंने फ्लाइट थी उन्हें वापस आना था उनका मामला है और पाकिस्तान मिशन की जो जी राज साहब। नक्की साहब ऐसी बात नहीं है जिस तरह सलमान हनी साहब कह रहे हैं। मेरी आवाज आ रही है ना? जी 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 जी। जिस तरह सलमान हनी साहब कह रहे हैं ऐसी बात नहीं है। असल में इस वक्त मेरे ये मोबाइल में मैं आपको बताऊं, आप देख सकते हैं कि 2 दिन कबल मुझे दुबई से, यूरोप से, मिडल ईस्ट से, बल्कि मैं आपको बताऊं कि सऊदी अरब का एक नौजवान ने मुझसे वो रब्ता किया। उसने कहा जी कि मैंने पासपोर्ट जो है मेरा वो एक्सपायर हो गया था और मैंने वो पासपोर्ट बनवाने के लिए दिया, तो मुझे जो डेट दी गई थी उससे कोई 8 माह बाद मिला मुझे। पूरे पाकिस्तान, इस वक्त पूरी दुनिया में ओवरसीज जो पाकिस्तानी है ना उनका बहुत बड़ा मसला है। हमारी हुकूमत अक्सर में वो कहते हैं कि मुल्क चलाने के लिए अवामी रजामंदी जरूरी होती है और हुकूमत चलाने के लिए अक्सरियत। ये हुकूमत उस सूरत में अवाम के जवाबदेह होगी जब ये अवाम के वोटों से बरसकदार आएगी। इन्हें पता है कि हमने वोट लिए ही नहीं है, तो जवाब किसको दें? एक्सपायर का मामला नहीं है बिशारा साहब, वो पासपोर्ट तो उनके हैं, वो बिल्कुल वहां प्रोसीजर्स होते हैं और वो उनको वापस भी मिल जाएंगे। और ना ही वहां की हुकूमत के इंतजाम का मामला है। मामला तो हमारा जो मिशन वहां पे मौजूद है वो राब्ते में नहीं आ रहा। मैं यही कह रहा हूं ना, मैं यही कह रहा हूं कि ये हुकूमत जो है ये अवाम के वोटों की ताकत से, अगर ये अवाम के वोटों की ताकत से आती तो ये जवाबदेह होती, ये उनके लिए आवाज उठाती। इन्हें पता है कि हमने वोट नहीं लिए, हम अवाम के गदरों पर मुसल्लत हो गए और हमें लाया गया है, ये किसी को जवाब नहीं देते। ये वो काम करते हैं जो इनके अपने फायदे, मतलब इनका आजकल जो सारा फोकस है वो अदलिया को जेरे दाम लाने के लिए, वो तरह तरह की वहां पर वो अमेंडमेंट ला रहे हैं कि किसी तरीके से जजेस को काबू किया जाए ताकि हमारी हुकूमत ये जो है ये चलती रहे। बस इनका ये काम है। पहले बात समझ लिया करें राजा साहब, उसके बाद बोला करें। प्लीज गुजारिश ये कि पहले सवाल सुन लिया करें, उसके बाद उस पर आप तज्जिया देते हुए अच्छा लगेंगे। बात ये हो रही है कि वहां पे आपके पाकिस्तानियों के पासपोर्ट्स इराकी एयरपोर्ट के ऊपर हुकाम ने ले लिए हैं और वो वापस नहीं कर रहे हैं, एंड पीपल आर नॉट एबल टू ट्रैवल बैक। नहीं तो हमारे सलमान साहब, बिशार अहल साहब बिल्कुल सही, वो कह रहे हैं 50 पासपोर्ट्स का ये मामला है। लोग तो कहीं बड़ी तादाद में है वहां पे, लेकिन ये पाकिस्तान के 50 पासपोर्ट्स हैं जिनकी वो उनकी वीडियो पैगामात आ रहे हैं। ये वो लोग हैं जो अक्सर जाते हैं वहां पे जियारत के लिए। डाल दो, नलके में पानी नहीं आ रहा वो भी गवर्नमेंट से पा दो, और उधर इराकी हुकाम ने ठीक है। चले मैं आजम चौधरी साहब, एक तो जाहिर है एसओपीज अपनी जगह पे हैं। सवाल ये है कि ये जो शिकायत आ रही है, जो 30 घंटे से वहां बैठे हैं, उनकी फ्लाइट थी, उन्हें वापस आना था, उनको पासपोर्ट 50 लोग हैं कबो जो फिगर बताया जा रहा है, बाकी लोगों के पास उनको मिल गए हैं और ये प्रोसीजर होता है। अच्छा, वो शायद पासपोर्ट भी उनको वापस मिल जाए, लेकिन वो जो 30 घंटे से मुसलसल राब्ता कर रहे हैं, वहां पे सफीर हैं अहमद अमजद साहब और जो मिशन के दीगर हमारे कारकुनान हैं, उनसे राब्ते की कोशिश की जा रही है, जो खुसूसी तौर पर डिप्यूट किए जाते हैं इस मामले के लिए, वो राब्ते में नहीं आ रहे। देखें तकी साहब, इसकी एक छोटी सी बैकग्राउंड और है। अभी सलमान साहब ने कुछ बताया है तो मैं अर्ज करता हूं कि ये कुछ दिन पहले की बात है। इराकी हुकूमत ने पाकिस्तान हुकूमत को एक खत लिखा था और उसमें उन्होंने कहा पाकिस्तान से बहुत सारे गदागर वो भी अरबईन में वहां पे पहुंचे हुए हैं और पाकिस्तान को ये कहा गया था कि ये गदागरों को रोका जाए। इससे पहले सऊदी अरब और यूएई वो भी हमें हमारी तवज्जो इस जानब दिलवा चुके हैं कि गदागरों को रोका जाए। अच्छा, इस वजह से हमें बहुत ज्यादा एम्बैरसमेंट फेस करनी पड़ रही है इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स पर, और हमारे जो लोग हैं पाकिस्तानी जो हैं उनके पासपोर्ट्स को वो इन मुख्तलिफ जो जिन ममालिक के अंदर गदागर, इसमें आजम चौधरी साहब वो गदागरों वाला मामला मुल्कों के दरमियान है, वो यकीनन वो लेटर भी लिखा गया था। ये जो अरबईन पे लोग जाते हैं, ये तो आपको पता है खुसूसी तौर पर ये लोग गए हुए हैं और उन्हें वापस आना है, ये उनके पासपोर्ट्स का और उनके राब्ते का मामला है। वो जाहिर है एक अलग दो मुल्क ममालिक के दरमियान है, वो तो नॉर्मल रूटीन में रहते हैं। जी, मैं कोई अर्ज कर रहा हूं कि पाकिस्तानियों के पासपोर्ट को ज्यादा स्क्रीनिंग से इसलिए गुजारा जा रहा था और वहां पे पासपोर्ट मिसिंग होना ये वाकई समय से बालातर है कि इमिग्रेशन हुकाम ने 50 पासपोर्ट क्यों इधर उधर किए। अगर पासपोर्ट मिसप्लेस हुए हैं तो वहां पे सहूलतें देना उस एयरपोर्ट इंतजामिया की जिम्मेदारी थी, वहां पे सहूलतें उनको फराहम करना उस एयरलाइन की जिम्मेदारी थी, और तीसरा हमारा जो वहां पे फॉरेन ऑफिस है उनकी जिम्मेदारी थी
कि हमारी एम्बेसी की वो अपने पाकिस्तानी जो लोग हैं उनको वहां पे उनकी केयर करते हैं। लेकिन ये हमारे सिर्फ इराक की एम्बेसी का अलमिया नहीं है, हमारी तमाम पूरी दुनिया के अंदर हमारी एम्बेसीज जो है ना वो इसी तरह केयरलेस हैं। आप किसी भी एम्बेसी का उठा के देख लें, लोग आपको शिकायत करते मिलेंगे। तमाम ओवरसीज पाकिस्तानीज, उनसे आप बात करें, वो हर मुल्क की जो एम्बेसीज है उनके हवाले से उनका यही है कि बड़ा इसका सर्द रवैया होता है, ना ये टाइम पे पाकिस्तानियों का कोई काम करते हैं, ना पासपोर्ट बना के देते हैं, ना जब वो कभी मुसीबत में हो उनको वहां पे रेस्क्यू करते हैं। इवन के कुछ पाकिस्तानी ऐसे जो वहां पे वफात पा जाते हैं और उनके जो लवाकिन है उनके पास इतने अखराजात नहीं होते कि वो डेड बॉडी पाकिस्तान लेके आए, और फिर एम्बेसी की जिम्मेदारी होती है कि उस डेड बॉडी को उसके मुल्क पहुंचाना। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी एम्बेसीज ये किरदार भी अदा नहीं कर रही, तो लिहाजा आपको हर एम्बेसी से ऐसी शिकायत ही मिलेंगी। जहां पे शिकायत ही शिकायत, यानी आप कहीं पे भी जाएं, कहीं पे सूरत हाल बेहतर नहीं है। अच्छा मसूद रजा साहब, आप बताइएगा, ये ज़ाहिर है वहां पे लोग फंसे हुए हैं। अच्छा, हमारे जो अरबईन पर जाने वाले ज़ारीन पाकिस्तानी, पूरी दुनिया से लोग आते हैं, वो चले जाते हैं, इस वक्त वो फंसे हुए हैं। और सिर्फ ये यहाँ का नहीं, जैसे आजम चौधरी साहब कह रहे हैं, आपको पता है किर्गिस्तान में भी हमारे स्टूडेंट्स के हवाले से जो मामला हुआ, वहां एम्बेसी ने किस तरह रिस्पॉन्ड किया, किस तरह से जख्मी तालिब इल्म पाकिस्तान पहुंचे थे और कितनी देर बाद रिस्पॉन्ड किया गया था। तो आप क्या समझते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है? आपको देखना होगा कि आपके सफारतकार किस क्राइटेरिया पर लगाए जाते हैं। चंद साल पहले की बात है, इटली में मेरी मुलाकात हुई एक मुल्क के सफीर से, गालिबन थाईलैंड के सफीर थे। तो उन्होंने मुझे बताया कि वो इसलिए सफीर लगाए गए हैं क्योंकि वो ज़राअत के माहिर हैं और उनकी हुकूमत जो है वो ज़राअत में इस वक्त काम कर रही है और उसे एक्सपोर्ट बढ़ाना चाहती है, जबकि हमारे जो सफीर थे वो किसी चीज के माहिर नहीं थे। तो अक्सर बाहर जाना होता है, सफारतकारों से मिलना होता है, तो बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो किसी शोबे के माहिर होते हैं और किसी वजह से लगाए जाते हैं। खाल खाल ऐसे लोग मिलते हैं, वरना सियासी वाबस्तगी की वजह से लगाया जाता है, इन्फ्लुएंशियल लोग होते हैं किसी वजह से। तो ये वजूहत होती है सफीरों को लगाने की। जहां तक कि इराक का मामला है, तो अगर आप देखें इस वक्त भी, अगर आप गूगल कर ले तो आपको पता चलेगा कि हर साल इस तरह के मामलात होते हैं और अरबईन के मौके पर तो जाहिर सी बात है बहुत ज्यादा रश होता है। वहां पर जब आप जाते हैं तो आप काफलों के साथ जाते हैं और काफला सालार जो है फौरन आपसे आपके पासपोर्ट लेकर उस पर इमिग्रेशन उसके प्रोसेस में उसको डाल देते हैं। नॉर्मली भी आप जाएं, अरबईन पे तो बहुत रश होता है, नॉर्मली भी अगर आप जाएं तो आपको नजफ एयरपोर्ट से या बगदाद एयरपोर्ट से निकलने में 5 से 6 घंटे लग जाते हैं इमिग्रेशन। इसी तरह अगर आप ईरानी लोगों को देखें तो वो फटाफट उनके काम हो जाते हैं, और ममालिक जो जिनके सफारत खाने वहां पर काम कर रहे हैं बड़ी अच्छी तरीके से, वो आइन फौरन उनकी फ्लाइट्स उतरती हैं और वो फौरन बाहर आ जाती हैं, उनको मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ता। इसके अलावा वहां पर आप देखें तो पाकिस्तानी बहुत बड़ी तादाद में हैं जो जाते हैं और वापस नहीं आते, वहां पे वो काम करते हैं, कोई होटलों में काम कर रहे हैं, दीगर जगहों पे काम कर रहे हैं, उनके पास पेपर्स नहीं है। ये एक बहुत बड़ा मसला है वहां का, लेकिन हमारी हुकूमतों को इस पर कोई तवज्जो देने की कभी जरूरत महसूस नहीं हुई। तो हमारी हुकूमतों का ये प्रॉब्लम रहा है कि वो अपने ही इश्यूज में फंसी रहती हैं, उनको हुकूमत कर ले मुल्क में, यही बड़ी बात है। उनके दीगर मसाइल बहुत ज्यादा हैं, जो भी हुकूमत आती है वो अपने सर्वाइवल में लगी होती है, तो इन मामलात पर तवज्जो नहीं होती और जो लोग लगाए जाते हैं वो सिफारिशों पर और ताल्लुकात की बिना पर लगाई जाती है। तो ट्रांसपेरेंसी हो, राइट पर्सन राइट प्लेस राइट जॉब पर हो, तो मेरे ख्याल में मसला हल हो सकता है। तवज्जो हमारी नहीं है, और आप देखें कि लाखों लोग पाकिस्तान से पूरे साल इराक जाते हैं और आते हैं, हम कितना खर्चा वहां पर करते हैं, हमारा इराकी हुकूमत का इसमें कितना स्टेक होना चाहिए। अगर पाकिस्तान इसको थोड़ा सा मैनेज करने की कोशिश करे तो इराकी हुकूमत जरूर ताउन करेगी हर मामले में। बिल्कुल सही, और उनकी जानिब नहीं है, और ये हमारी अपनी एम्बेसीज के सतह पे जो सूरत हाल है, वही बात है कि ऊँट रे ऊँट तेरी कौन सी कल सी थी। यहाँ पे भी सूरत हाल कुछ बेहतर नहीं है, और ये अपील करते हैं उनके बिहाफ पर जो जारी वहाँ पे मौजूद है कि इसको सूरत हाल को देखा जाए। तमाम पैनलिस्ट का शुक्रिया, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।